जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेन के हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल में हमें आज जो चर्चा करनी है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को आप जागरण सुधार काल भी कहते हैं और व्याकरणिक दृष्टि से भी देखें तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी काल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गद्य का आविर्भाव आप भारतेंदु काल में देखते हैं, तो भारतेंदु काल में तो गद्य का आविर्भाव हुआ। व्याकरणिक दृष्टि उसमें अशुद्धियां तो विद्यमान थी, लेकिन कोई भी चीज अचानक तो होता नहीं है। पहले शुरुआत की जाती है, धीरे-धीरे चीज़ें आगे सुधार होती जाती हैं। तो वही ये दौर देखेंगे, द्विवेदी युग का दौर। करीबन आप देखिए 1850 से 1900 की यात्रा में अगर देखेंगे तो भारतेंदु काल का समय रहा। तो 1900 से लेके 18 के समय का जो कालखंड है, बहुत ही हमारे देश में ऊहापोह का दौर था। आप 1905 में बंगाल विभाजन देखेंगे परिवेश में, और मतलब आज़ादी के लिए बहुत तरीके से संघर्ष था। तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता भाव, और उसमें भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो सरस्वती पत्रिका ने अहम रोल अदा किया का कि हिंदी तो आविर्भाव हो गया, लेकिन जो अशुद्धियाँ थी उनको भी दूर करना है, व्याकरणिक दृष्टि हमारी हिंदी शुद्ध हो, इस पर काम किया गया। इसीलिए देखते हैं जो भी व्यक्ति कालखंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उसी के नाम से नामकरण कर दिया जाता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो है आपको जागरण सुधार काल संबंधित द्विवेदी युग काल देखने को मिलता है। अब हम जो है प्रीवियस की जो भी क्लासेज़ हैं आप जब भी देखें क्रम से देखें, प्लेलिस्ट इस तरीके से अपडेट किया जाता है ना कि शुरू से आप देखेंगे लेक्चर तो ही समझ में आएगा। और एक चीज़ संक्षेप में बता दें, 8765085310 ये जो है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई पर्सनल यूजीसी नेट या और भी कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है और नहीं अचीव कर पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि गाइडेंस नहीं हो पा रहा है इन सारी चीज़ों तो जो रियल में जिनको पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हो, वो करके जुड़ सकते हैं। एक बैच चल रहा है, बाकी तो हम जितना भी यूट्यूब पे हो सकता है फ्री चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी एकेडमिक वगैरह में प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ये पूरा कालखंड द्विवेदी युग पड़ा। इसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। और देखिए कोई भी काल हो, हमने कहा था उसके बैकग्राउंड में जाइए, पीछे देखिए, क्योंकि जब भी किसी कालखंड में कोई इतिहास की रचना की जाती है, तो उसपे परिवेश विशेष का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दमन चक्र की कूटनीति का काल रहा, और 1857 के विद्रोह का समय देखेंगे, महारानी विक्टोरिया के घोषणा के बाद जनता आशान्वित है। इसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से हमारे ही पेट में जूरा बोकने का काम किया कि पहले इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद ली, और जब एक तरीके से गुलामी के जंजीरों से आज़ाद करने की बात आई तो अपने जो उन्होंने वादे किए थे उनसे मुकर गए। तो ये हमारे लोगों को लगा कि ये तो गद्दारी हो गया। गांधी जी को, सबको, जितने भी लोग थे, लगा ये तो गद्दारी कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि जो निरीह जनता थी पिसती चली गई, फलता जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई। और आर्थिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बहुत सबल पक्ष नहीं रहा ये, क्योंकि यहाँ से लोग रॉ मटेरियल उठाते थे, कच्चा माल, अपने यहाँ पे उद्योग धंधों में उसको परिष्कृत करते, रिफाइन करते तो महँगे-महँगे चीज़ों में बेचते थे। तो सौभाग्य से आप हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता की मांग में देखेंगे, जैसे गोखले हैं, तिलक जी हैं, ये सभी ऐसे लोग थे कि जब इन्हें ये बात चला कि ये इस तरीके से हमारे साथ कर रहे हैं, तो स्वराज का नारा, स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा, ये हम सबके बीच में आ गया। और भारत दुर्दशा पर दुःख प्रकट करके आपने देखा होगा कि नील दुर्दशा नाटक है, भारतेंदु नगरी का जो अंधेर नगरी नाटक है, भारत दुर्दशा नाटक, ऐसे नाटकों के माध्यम से जन जागरण का काम किया गया है, लोगों को चेताने का काम किया गया है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गौरांग प्रभुओं ने राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कूटनीति से काम किया। वो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा किसी सउद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं दे रहे थे। उनके पीछे उनका उद्देश्य होता था देशवासियों का ऐसा वर्ग खड़ा करना जो शरीर से तो भारतीय दिखे उनको, पर वो मन से अंग्रेजों का गुलाम हो और उनके शासन कार्य में सहायक हो। एक सीमा तक शासक वर्ग को इसमें सफलता भी मिली, दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला। भारतवासी बर्क, स्पेंसर, रूसो आदि विचारकों की रचनाओं के संपर्क में आए, जिससे राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को और बल मिला। वैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और समाज के पुनरुत्थान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और आलोच्य काल में इसका और भी विकास और विवर्धन आपको देखने को मिलता है। काव्य धारा के संबंध में बात करें तो काव्य धारा जो है द्विवेदी युग से पहले कविता के क्षेत्र मुख्यतः श्रृंगार, भगवत भक्ति एवं देशभक्ति की धाराएं प्रवाहित थी। यानी द्विवेदी के काल से पहले जो कविता का आधार रहा है, क्षेत्र रहा है,
उसमें आपको कविता में श्रृंगार, भगवत भक्तिभाव, देशभक्ति ये चीज़ें देखने को मिलती थी। और समस्या पूर्तियों के खूबजोर के बारे में बताता ना कि कैसे भी कोई नए कवि आते थे, तो कोई भी पंक्तियाँ ऐसे उछाल दी जाती थी, उसको पूरा करना होता था। ये सब भारतीय हिंदू काल की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। इसके लिए अनेक कवि गोष्ठियाँ होता था, तो कद की जो है मात्र भाषा खड़ी बोली होती थी। भारतीय हिंदू काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज का एक छत्र साम्राज्य बना रहा। यद्यपि खड़ी बोली में भी यत्किंच रचना भी हुई। ब्रज भाषा की माधुरी पर रिझा हुआ इन लोगों का रसिक मन अंत तक खड़ी बोली के काव्य उपयुक्त बना रहा। आगे कहते हैं, 19वीं सदी का अंत होते-होते हवा बदलने लगी, परिवर्ती जनरुचि की भक्ति यौन श्रृंगार का पृष्ठवेशर वेशवाद हुआ, समस्या पूर्ति और नीरस तुकबंदियों से साहित्य उब गया, चिर व्यवहारता ब्रज का आकर्षण निशेष हो गया। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी आए। और इसी तरीके से आप देखते हैं जून 1900 सरस्वती पत्रिका, हे कविते, हे कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते ही सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव तथा ब्रज के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया। सन 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखना, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करना, सभी काव्य रूपों को अपनाने, गद्य और पद भाषा के एकीकरण का परामर्श देना, उनकी अमोघ प्रेरणा एवं मौशल में प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आने लगे। इनमें मैथिली जी हैं, गोपाल सरड़ शर्मा हैं, शुक्ल स्नेही हैं, लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। समय अनुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना रास्ता भी बदला, जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद नाथुराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद पुन, ये सभी भी आए और सभी ने कविता लिखना शुरू कर दिया। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य और नवीनता आया। द्विवेदी जी के प्रयत्न से खड़ी बोली काव्य की मूक भाषा भी बन गई। गुप्त जी, ठाकुर गोपाल सरड़ सिंह, स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि तो खड़ी बोली के कवियों के रूप में भी सामने आए। अब एक चीज़ ये देखिए कि इस समय जो कवि आए उनमें जैसे श्रीधर पाठक, हरिओद जी, शंकर, ये सब ब्रज में बहुत अच्छा कविता कर रहे थे या कर चुके थे पहले भी। श्रीधर पाठक है, हरिओद है, शंकर जी हैं, ये बहुत पहले ब्रज में भी अच्छी कविता लिख चुके थे। वे भी अब खड़ी बोली का व्यवहार करने लगे थे। पूर्ण जी ने परंपरागत विषयों की कविता के लिए ब्रज तथा नए विषयों की कविता के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। अतः विश्व की काव्य भाषा व्याकरण की दृष्टि से समानता शुद्ध है तथा वर्तनी की दृष्टि से उसमें भारतीय द्वीप जैसी अस्थिरता भी नहीं है। और जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न प्रभृति दो एक कवि अभी भी ब्रज के परिचित मार्ग पर ही चलते रहे। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य विशेषताओं में आएंगे तो द्विवेदी युगीन जो कविता है, द्विवेदी युगीन कालीन कविता की मुख्य विशेषताएं क्या की? विशेषताओं में था राष्ट्रीयता, बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा। यानी पूरे द्विवेदी काल में हमने कहा था ये समय ही आप परिवेश को देखेंगे तो जो 1900 से 1918 का आसपास का जो कालखंड था, जब हमारे देश में इतना हलचल मचा हुआ है तो जो भी विषय वस्तु को केंद्र में रख के लिखा जाएगा उसमें क्या होगा? जन चेतना की बात होगी। इसलिए राष्ट्रीयता जो है वो मुखर रूप में थी। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता ही द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। इसलिए उस समय कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता था। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया। हम पराधीन हैं, ये चीज गलत है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा भी दी। कवि और शंकर की यहाँ पे पंक्तियां बलिदान गान से है। देशभक्त वीरों बनने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मैथिली शरण गुप्त की ओजस्वी हुंकार भरी पंक्तियां, धरती हिलकर नींद भगा दे ब्रजनाथ से व्योम जगाते देव और कुछ लाख जगा दे संदेश संगीत। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंड काव्यों में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन को काटने का संदेश देते हैं त्रिपाठी। इसी प्रकार अनेक कविताओं में पशुबल की अवहेलना करते हुए निर्भयता पूर्वक स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी गई। वस्तुतः द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट किया। इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की भारत भारती सर्वश्रेष्ठ और सशक्त रचना है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जो कि ऋषि भूमि है वो कौन है, भारतवर्ष है। देश की हीन दशा, धैर्य, गंभीर शौर्य तथा कला कौशल के अभाव पर भी कवियों ने क्षोभ व्यक्त किया। ठाकुर गोपाल सरड़ सिंह की काव्य पंक्तियां यहाँ पे दी गई है। उनमें खुद ही पंक्तियों में कहा गया है, वह धीरता कहाँ, गंभीरता कहाँ, वह वीरता हमारी वो कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाए कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। आलस, फूट, खुदगर्जी, मिथ्या कुलीनता आदि अभिशापों की ओर भी इस युग के कवि की दृष्टि गई। राय देवी प्रसाद पुन ने इनका उल्लेख इनके निराकरण की कामना से ही किया।
भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, ऐसे की दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मत कहीं कहीं नाम का ध्यान है। देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ प्रथाओं तथा धार्मिक आडंबरों का दिव्य इन कवियों ने स्पष्ट शब्दों में प्रत्याख्यान किया है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर उन्होंने निरंतर बल दिया है। मातृभूमि की महिमा का गान भी देशभक्ति का है। सामान्य मानवता यानी आपको देखिए, जब विशेषताएं देखनी होगी कि द्विवेदी युग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसमें बहुत डिटेल से दिया गया है कि एक तो राष्ट्रीयता है, दूसरा सामान्य मानवता। यानी जब पहले के काव्य देखते हैं पूर्ववर्ती काव्य, तो उसमें असमान रूप से आपको ईश्वर का अवतार, राजा सामंत, ये नायक नायिका, ये सब मिलेंगे। लेकिन अब ये ऐसा समय आ गया जिसमें मानव केंद्र में, मानव का गौरव केंद्र में है। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज ढंग से मिलता है। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता जो है, एक कविता का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में पहले भी, सरगु नरक ठिकाना नहीं, महावीर जी का है। जहाँ पे कल्लू अलहित काव्य का विषय बना था, और इसमें कहते हैं कि भैंसी भावनी के तब सेवा लागे, करन पढ़ाए का झूठी, बटुअन दूध दुहाई नहातन, धार न कभू दुहत माँ टूटी, मोटन ने कटुआ भतुरा सानी, किन राज हम बाह चढ़ाए, मस्त बहन तब आल्हा गाया, ऊपर दुहत्ता आत उठाए। वहां आविद्यानंद के व्याख्यान में विदेशीयता का रसिक शंकर जी के व्यंग का लक्ष्य है। छड़ी थार छैला छबीले बने, रंगीले रसीले फवीले बनो, नचू को भले भोग भगी भोग, किस बेड़नी के वियोग बनो। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुख का भी बड़ा कारुणिक वर्णन आलोच काल के कवियों ने किया। गुप्त जी की किसान कविता के बारे में देखें तो 1917 सियाराम शरण जी के अनाथ, 1900 यही देखेंगे 17, तथा स्नेही जी का कृषक क्रंदन, कृषक जीवन संबंधी रचनाएं। नाथुराम शर्मा से अंकर कृत गर्भारंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत किए हैं। प्रस्तुत मानव सुलभ सहानुभूति इस प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओत जी ने उच्चतर जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख किया। आप आंखें खोल कर देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सी सकती हैं या मरी। नीति और आदर्श। द्विवेदी विगिन काव्य आदर्शवादी और नीति परक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पना आश्रित उज्जवल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत पर सत्य की विजय दिखाई देती है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, उच्चादर्श की प्रेरणा दी गई है। हरिओत की रचना का नाम है प्रिय प्रवास। अब यहाँ पे अगर देखें तो हरिओ जी ने लिखा है प्रिय प्रवास, मैथिली जी का साकेत है, जिसका ज्यादातर भाग आप देखेंगे आलोच्य काल में लिखा गया। देखिए इसे आलोच्य भी कहते हैं। रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, विकट बट है, गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव, त्रिपाठी जी का है मिलन। ये जितनी भी रचनाएं बताया गया, प्रिय प्रवास, जयद्रथ, विकटवट, गोकुलचंद, गांधी गौरव, त्रिपाठीकृत मिलन, ये सब आदर्शवादी रचनाएं हैं। इनके लघु पद कथाएं भी इसी उद्देश्य से लिखी गई, जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रही। आख्यानक कृतियों के अलावा इस काल में नीति परक एवं उपदेश प्रदन कविताओं की भी पुष्कल परिमाण में रचना हुई। इस प्रकार के पद लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, ये सभी भी आते हैं। कुसंग के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय के विचार नीचे दिए गए हैं। अधिक हल्की संगति करने से जग में मान नहीं रहता, लोहे के संग पड़ने से घन की मार अनल सहता है, सबसे नीति शास्त्र करता है, दुष्ट संग दुख को दाता है, जिस पै में पानी रहता है वही खूब औटा जाता है। आलोच काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में उसका उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण के कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। उर्मिला अपने मन को प्रिय पद का विघन बनने से रोकती है। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है तथा उसके बिना जीवन निस्सार है। राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में प्रेम की महिमा सुनिए। गंध विहीन फूल है जैसी चंद चंदिकाहीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार देखें तो द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है। उसमें अपार वैविध्य व्यापकता आया है। नायिका भेद को छोड़कर सभी चिर परिचित उपादान, तो इस चीज में देखेंगे कि भारतेंदु जी से अगला कदम जो द्विवेदी जी का रहा है, इसमें आपको कह रहे हैं कि द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। इसमें अपार वैविध्य व्यापकता देखने को मिला। नायिका भेद को छोड़कर सभी चिर परिचित उपादान तो गृहीत हुए ही है, साथ ही अनेक नूतन विषयों को भी काव्य में स्थान मिला। आचार्य द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध है, इसमें लिखा है,
चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत पशु, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। अनेक छोटे-छोटे साधारण विषय पर कविताएँ होने लगी। कुछ ऐसे विषयों को लेकर इस युग में लिखी गई छोटी-छोटी कविताओं को इसकी तो कोई सीमा नहीं है। स्थलीय पुलाक न्याय से विषयगत वैविध्य और विस्तार का अनुमान लगाने के लिए तत्कालीन कविताओं के कुछ शीर्षक भी दिए गए हैं। परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य, लड़कपन, ग्रंथ, गुणगान, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, कलयुगी साधु, पुस्तक, प्रेम, ब्रह्मचर्य, हिंदी के अपील, बालक, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मूड, मानव, मेहंदी, नेकटाई, मनोव्यथा, कामना, विद्या, कुलीनता, पौरुष, शिशु स्नेह, सुखमय जीवन, भारतीय छात्रों से नम्र निवेदन, लक्ष्मी लीला, सपूत, ग्राम गौरव, सज्जनों का स्वभाव, समालोचक लक्षण, दरिद्र विद्यार्थी आदि। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे हो, गिरधर आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है, जो नायक नायिका के संदर्भ में किए गए रीतिकालीन ऋतुवर्णन आदि के समान निर्जीव एवं परंपरा पालन मात्र नहीं। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता देखने को मिलता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अवराज थी कमलनी कुल बल्लभ की प्रधा। देखिए इस युग में आपको देखें तो सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर भी कविताएं लिखी गई। कविताकारों में प्रमुख रूप से आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त जी, नाथूराम शर्मा, शंकर राय देवी ये सभी दिखते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताओं में है हास्य व्यंग्य काव्य। भारतीय युग जैसे जिंदा दिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में तो रहा नहीं, अतः उस युग के समान हास्य व्यंग्य कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ भी लिखा गया वो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, विदेशीयता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती, व्यभिचार आदि है। आचार्य द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं में कल्लू अलहित के माध्यम से गांव को छोड़कर शहर जाने तथा विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले लोगों की हास्यास्पद स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है। तो हास्य व्यंग्य काव्य भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अजकुन पहिरी बूट हम दाटा बूट बनेन डिराट डिराट लागिन आवे जय समन मा कुंठ फूट तब बना बता। आगे है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार रहे हैं। मतलब पूरे द्विवेदी युग में देखें तो बाल मुकुंद गुप्त जो है इसके बड़े सशक्त व्यंग्यकार हैं। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य के प्रमुख आलम्बन बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था, उसी को लक्ष्य कर गुप्त जी ने कितना तीखा प्रहार किया है। हमने सच की सुनी कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सब देश की चीज, तुमको उसी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन, सच्चा कहना तो कच्चापन। बोले और करे कुछ और, यही सब है सच्चे के दौर, मन में कुछ मुंह पे कुछ और, यही है सत्य कर लो गौर। झूठ को जो सच कर दिखलावे, सो ही सच्चू साधु कावे, मुझ जिसका हो सके ना बन, समझो उसे सच्चिदानंद। इसी प्रकार कर्जनाना शीर्षक कविता में इन्होंने कर्जन को अपने मुआ मिट्ठू की उक्ति चरितार्थ करते हुए हास का पात्र बनाया। एक अन्य कविता आजकल का सुख में स्वार्थी, खुशामदी और विलासियों का खबर भी लिया गया। नाथूराम शर्मा शंकर भी द्विवेदियों के विशिष्ट हास्य व्यंग्यकार हैं। गर्भरंडा रहस्य इनकी प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया गया है। आर्य समाज का इन पर गहरा प्रभाव था। एक ओर तो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों एवं आडंबरों पर फक्तियां कसते तथा दूसरी ओर अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को तिलांजलि देने वाले पाश्चात्य सभ्यता के अनुरागी को भी अपने परिहास और व्यंग का आलम्बन बनाते थे। तो यहाँ पे दिया है, भड़क बुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोड़े गार्ड बनो ब्रजराज, गौरवड़ वृषभानु सुता का, गाढ़ो काले तन पर तोप, नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिर पे सजो साही बीटो, मॉडर चंदन पोष लपेटो, आनंद की श्री ज्योति जगायो। ये पंक्तियां हैं। द्विवेदी युग में हास्य व्यंग की रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के नाम भी उल्लेखनीय है। वैसे ये प्रवृत्तियां मैथिली शरण जैसे कवियों में कहीं कहीं शिष्ट और संयत हास्य के रूप में भी आया है। साकेत के मंगलाचरण में गणेश और षडानन की बालूचित क्रीड़ाओं के हास्य विनोदपूर्ण वर्णन और प्रथम सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला के परिहास प्रसंग का उल्लेख उदाहरण स्वरूप किया गया है। सभी काव्य रूपों का प्रयोग यदि देखें तो आलोच काल में काव्य क्षेत्र में प्रचित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति की सभी काव्य रूपों में रचना हुई है। कथा आश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई है। प्रिय प्रवास साकेत तथा रामचरित चिंतामणि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ है। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंडकाव्य भी इसी काल में लिखे गए हैं, जिनमें मैथिली सरलकृत का रंग में भंग, जयद्रथवत,
किसान, प्रसाद जी का प्रेम प्रतीक, सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय, रामनरेश त्रिपाठी का मिलन तथा गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव विशेषता। विकट भट केसो की कथा, शकुंतला जन्म, सरगो नरक ठिकाना नहीं, रुक्मणी संदेश, सती सीता, वीर पंचरंत आदि अनेक पद्य कथाओं को भी इस काल में निर्माण हुआ है। तो कितनी भी रचनाओं का नाम लिया गया है। आलोच काल में यदि देखेंगे तो प्रचलित प्रबंध मुक्तक में अगर देखें तो कथा आश्रित काव्य रचना कवियों को ज्यादा सुगम बनाया गया। उसमें प्रिय प्रवास शकेत, प्रिय प्रवास से साकेत है, रामचरित चिंतामणि है, ये सब तो है ही। बाकी हिंदी के अनेक श्रेष्ठ काव्यों खंड काव्यों में भी देखेंगे तो उसमें मैथिली शरण जी का रंग में भंग, जयद्रथ वध किसान है, प्रसाद जी का प्रेम प्रतीक है, सियाराम जी का मौर्य विजय है, त्रिपाठी का मिलन है, गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव है, विकट भट्ट केसो की कथा, शकुंतला जन्म, सरगो नरक ठिकाना नहीं, रुक्मणी संदेश है, सती सीता, वीर पंचरत्न, ये सभी हैं। मुक्त रचना की ओर इस युग के सभी कवि प्रवृत्त हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना पुष्कल परिणाम में हुई है। परिमाण में संकट तथा हरियोध ने समस्या पूर्तियों के रूप में भी अनेक सुंदर मुक्तक लिखे हैं। रत्नाकर ने प्रबंध मुक्तक उद्धव शतक की रचना की। इनमें प्रबंध का पूर्वापर संबंध भी है तथा प्रत्येक पद्य मुक्तक के समान स्वतः पूर्ण भी है। द्विवेदी युग में प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ है। यद्यपि इस विधा का वास्तविक विकास तो द्विवेदी युग के बाद ही हुआ, किंतु इस युग के कवियों ने भी इसे अपना अवश्य बना लिया। जिस क्षेत्र में मैथिली है, मुकुटधर पांडे है, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके नाम का भी उल्लेखनीय है, जिक्र किया गया है। भाषा परिवर्तन में देखें तो द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली बन गई है। ये चीज ध्यान देना है कि भाषा परिवर्तन के दौर पे देखते हैं ना कि द्विवेदी युग में जो है काव्य की मुख्य भाषा ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली बन गई है। पहले तो चल ही रहा था मतलब ब्रज बहुत ज्यादा, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे खड़ी बोली तो आधुनिक काल में आया था, तो इस तरीके से तो था नहीं कंप्लीट रूप में। लेकिन द्विवेदी युग में कहते हैं कि जो काव्य है उसकी ब्रज के स्थान पे खड़ी बोली। आज खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य, मार्दव और अभिव्यंजना क्षमता के दर्शन के बाद उनकी काव्य उपयुक्तता विवादास्पद नहीं रह गया, किंतु द्विवेदी काल से पहले ऐसी बात नहीं थी। ग्रियर्सन जैसे भाषाविद, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि तथा बाद में रत्नाकर सरीखे कवि मनीषी खड़ी बोली को काव्य उपयुक्तता के विषय में संदेहशील मानते हैं, और द्विवेदी युगीन काव्य ने इस शंका को निर्मूल कर दिया। आरंभ में यानी शुरुआत में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने भी ब्रज के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। अतः वस्तुतः द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था और आमार्दों से किस भांति परिपक्वता, व्यवस्था और मार्दों तक पहुंची। छंद वैविध्य का काल देखें तो आलोच्य काल में वर्ण विषय के समान ही छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत वैविध्य मिलता है। दोहा है, कवित है, सवैया है के प्रयोग तक ही कभी सीमित नहीं है, वरन रोला, छप्पे, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतकार, टांटक, लावनी, बीर आदि छंद भी कुशलता पूर्वक व्यवहार में लाए गए हैं। हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वाणिज्य छंदों और उर्दू बाहों को भी अपनाया गया। गुप्त जी, हरियोध जी, शंकर जी ने छंद प्रयोग में अद्भुत कौशल का परिचय दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के विशेषीकरण का भी परामर्श दिया था। परिणामतः गुप्त जी ने हरिकीत का, हरिगौर ने वर्णिक छंदों तथा उर्दू शैली के चौक, तो शंकर ने कवित्व, पूर्ण जी ने कुंडलिया, गोपाल शरण सिंह ने कवित्व, सवैया, इन सब का प्रयोग किया। अब प्रमुख कवि के रूप में देखें तो प्रमुख कवि के रूप में कौन कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। पंडित नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में हुआ था। नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में बता रहे हैं कि इनका जो जन्म है, ये पंडित नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में हुआ। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। शुरुआत से ही शंकर जी बड़े साहित्य अनुरागी थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रचा। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में थे और संस्कृत भाषा, हिंदी, उर्दू को बहुत अच्छे से जानते थे। शुरुआत में क्या हुआ कि 13 वर्ष की छोटी आयु में एक साथी पर इन्होंने एक दोहा रच दिया नाथूराम जी ने, और कानपुर में ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि जो प्रताप नारायण मिश्र उनके संपर्क में आए और ब्राह्मण में इनकी कविताएं छपने लगी। ब्राह्मण पत्रिका तो बहुत चर्चित पत्रिका है। बाद में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो सरस्वती है उसमें भी स्थान पाया। शुरुआत में नाथूराम जी ब्रज में लिखते थे, लेकिन जल्दी ये खड़ी बोली की ओर झुक गए। ये उर्दू में भी अच्छी कविता लिखते थे। शंकर जी पर आर्य समाज तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों का गहरा प्रभाव दिखा। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधा जो अलग अलग विधाएं, जूतों का दारू उर्दू की, ये सभी देखने को मिला। सामाजिक कुरीतियां, आडंबर है, अंधविश्वास है, बाल विवाह, तीखे व्यंग भी किए गए। राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर भी शंकर जी ने सुंदर कविताएं लिखी। यानी राजा रवि वर्मा ने जो चित्र बनाए उस पर भी शंकर जी ने सुंदर कविताएं लिखी। छंद शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान हुए। उनके काव्य में सभी प्रकार के छंद आए। समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। उस समय के कवि समाज वगैरह को एक कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगुंग, साहित्य सुधाकर, इनसे उपाधियों से विभूषित भी किया गया।
अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहे, शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ रहे। और आगे कहते हैं कि शकन नदी न नदीसन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल कर घूम घूम धरनी धुर सो बढ़ जाएगी, छारेंगे अगारे तन्नी तारे तारापति जारेंगे कमंडल में आग मर जाएगी। श्रीधर पाठक कौन है? श्रीधर पाठक कौन है? इनका जन्म आगरा जिले के जोधरी गांव में हुआ था। हिंदी के अलावा उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आजीविका के लिए पाठक जी ने सरकारी नौकरी के प्रसंग में ही इन्हें कश्मीर और नैनीताल भी जाना पड़ा, जहां इन्हें प्रकृति के निरीक्षण का अच्छा अवसर मिला। इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता की। इनकी ब्रज सहज और निराडंबर है। परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग इन्होंने प्राय नहीं किया। खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रज की क्रियापद भी है, किंतु ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा शरती का संपादन संभालने से पूर्व भी इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया। देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। इन्होंने बड़े मनोयोग से देश का गौरवगान किया, किंतु देशभक्ति के साथ इनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी मिलती है। एक और इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी और जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में भी राजभक्ति का प्रदर्शन किया। बाल विधवा में इन्होंने विधवाओं की व्यथा का काव्य चित्रण किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिला। तत्कालीन कवियों में ने सबसे अधिक मात्रा में प्रकृति वर्णन किया। प्रमाण की दृष्टि से ही नहीं, गुण की दृष्टि से भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण किया। और कहते हैं कि निज भाषा बोलो लिखो पढ़ो गुनो सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजो। पाठक जी कुशल अनुवादक भी थे। कालिदास का ऋतुसंहार, गोल्ड स्मिथ का हरमिट, डिजर्टेड विलेज, द ट्रैवलर, एकांतवासी, उजड़ ग्राम, श्रांतपति की ये सब भी लिखा गया। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, काश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1915, भारत गीत 1900 वही 27-28 के दौर में 28 की विशेषता उल्लेखनीय है। पाठक जी की काव्य शैली के एग्जाम्पल एक अवतरण नीचे दिए गए हैं। चारु हिमालय आंचल में एक साल विशालन को बन है, मृद मरमर सी झरे जल स्रोत पर्वत ओठ है निर्जन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि केंद्र में रहे, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझ लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं 1800 से इनकी यात्रा लगभग शुरू होती है और 1938 तक का जो यात्रा चलता है। जन्म इनका रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ। गांव की पाठशाला में ही शुरुआती जो प्रारंभिक शिक्षा वहां प्राप्त किए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के स्कूल में भर्ती हुए। बाद में रंजीतपुरवा जिला उन्नाव, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में दाखिल हुए। वहां से अपने पिता के पास बम्बई चले गए। बम्बई में इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मिडिल कक्षाओं में इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी पढ़ी तथा इन्हें बंगला का भी अच्छा अभ्यास था। आजीविका के लिए द्विवेदी जी के रूप में आजीविका के लिए द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्च अधिकारियों से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। साहित्य साधना तो द्विवेदी जी नौकरी के दिनों में भी कर रहे थे, किंतु नौकरी छोड़ने के बाद तो पूरे आजादी ही आजादी मिल गया। तो इस तरीके से जो है इनकी यात्रा बहुत ही अलग रही है। और हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्य रूप देने वाले और प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। भारतीयों द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के तीन, यानी देखिए सबसे पहले जब शुरू किया था तो खड़ी बोली को जो है शुरू करने वाले तो भारतेंदु जी थे, लेकिन वो तीन आधारों पे खड़ा किए थे। एक तो हिंदी का तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, दूसरा उर्दू फारसी के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्दों का प्रयोग, तीसरा आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के मूल स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करने की नीति। इन तीन चीजों को आधार बनाया। इन नीति का अनुसरण भारतेंदु के अनुयायियों ने भी किया। परिष्कार शक्ति और प्रौढ़ता की दृष्टि से देखा जाए तो भारतेंदुकालीन गद्य पहले से बहुत कुछ निकल कर भी पूर्णता परिमार्जित नहीं हुआ था। भारतेंदु के लेखक दिखा कर खिला कर के स्थान पे दिखाए खिलाए यही लिखते थे। कैसे के स्थान पर क्यों कर और ले दे के स्थान पे ले दे का प्रयोग करते, अर्थात उच्चारण के अनुसार शब्द रचना होती। इसलिए इसके और उसके के स्थान पे क्रमशः इसके उसके कर देते। कहीं कहीं व्याकरण विरुद्ध भी चीजें लिखते। ये जरूरी नहीं है। क्रमशः हिंदी गद्य मज रहा था, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। भारतीयों की शैली व्यवस्थित और सजीव थी। वाक्य हृदय की अनुभूति की लड़ियों जैसा लगता था। तो वही चीज आप एक कदम आगे बढ़िए कि द्विवेदी जी के समय में क्या दिखा, क्योंकि उनके शब्दों में प्रयोगों में सदा था। भारतेंदु का गद्य उनकी मना प्रवृत्ति का परिचायक था। उनका क्षोभ, आक्रोश, हास, परिहास, व्यंग, विनोद तथा ही शुक्ल ने उनकी गद्य शैली की दो रूप किए, एक भावावेश शैली, एक तत्व निरूपण की शैली। ये दोनों शैलियों के अलावा विचार प्रधान शैली, व्यंग विनोद शैली, उद्बोधन शैली ये सभी भी था।
हिंदी प्रदेश की मूल चेतना से जुड़े होने के कारण ही उनका गद्य सम्मान है। परिचय के लिए उनकी भावावेगी शैली तथा तथ्य निरूपण शैली को क्रमशः एक-एक इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। कहते हैं कि झूठे, झूठे, झूठे ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतनी छाती ठोकर और हाथ उठा-उठा कर लोगों को विश्वास दिया। आप ही सब मरते हैं, चाहे जहन्नुम में पड़ते, भला क्या काम था। ऐसी ये पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई है। रही बात बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की शैली में खरापन है। वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति और जीवन भर उन्होंने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। बालकृष्ण भट्ट की शैली में कहते हैं खरापन है, वे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे और जीवन भर उन्होंने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। फलस्वरूप समाज की विकृतियों को देखकर वे खींच उठते थे, इसलिए उनकी शैली में कहीं कहीं खींच और चिड़चिड़ापन भी है। संस्कृत के पंडित होने पर भी उन्होंने हिंदी की प्रकृति को पहचाना था। उन्होंने अनेक विषयों पर लेख लिखे हैं, इसलिए उनमें शैली वैविध्य भी औरों से ज्यादा है। उनकी शैली का एक नमूना यहाँ पे देखिए। दूर दूर के लोग यही समझते होंगे कि रौनक में इलाहाबाद कलकत्ता बम्बई की टक्कर का होगा, क्योंकि यह भी एक तरह पर प्रेसिडेंसी टोन है। पश्चिमोत्तर की राजधानी है, हाई कोर्ट यहाँ है, हर महकमे का आला दफ्तर सब यहाँ मौजूद है। पर हम आंख फैलाए देखते हैं तो भंगार लौट रहा है, सब और मसान छाया हुआ है। दूसरी ओर प्रताप नारायण मिश्र की शैली में एक प्रकार का मनमौजीपन है, उनमें कटता नहीं है। विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैश्यवाड़ी बोली की सहज ग्रामीण स्वच्छता ने उनकी शैली को अत्यंत सजीव बना दिया है। मिश्र जी गंभीर से गंभीर विषय को भी हास्य रंजित करके प्रस्तुत करने की कला में अद्वितीय थे। उन्होंने ग्राम कहावतों मुहावरों इनका खुलकर प्रयोग किया। वे बराबर अपने पाठक से तादात्म्य बनाए रखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनकी शैली उपयुक्त सभी लेखों से अलग है। उन्होंने अपने गद्य को कलात्मक बनाने की चेष्टा की है। उनके वाक्य लंबे हैं तथा भाषा सयास गढ़ी हुई है। उनमें कवित्व है लेकिन सहज भाव उच्छ्वास नहीं है। सीधी सी बात को भी वह कलात्मक विधान के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनमें संस्कृत भाषा की पदरचना के संस्कार प्रबल है, जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल से स्पष्ट है। धन्य धन उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन को, जिसकी कृपा वारी बिंदु वर्षा से आनंद प्रमद हो अचानक। तो इस तरीके से पंक्तियां इनसे पहचानना है, इसलिए दिया गया है। भारतीय द्वीप के अन्य लेखकों में ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली, अब देखिए और भी लोग हैं तो जगमोहन सिंह है, इनकी शैली में भाव उच्छ्वास और काव्य महत्ता का आकर्षण है। उनका गद्य तत्सम प्रधान और कलात्मक है। इनका प्रकृति वर्णन तो प्राचीन संस्कृत कवियों की स्मृति ही जगा देता है। कहीं कहीं उनमें इतनी भावुकता भी है कि उनकी शैली प्रलाप शैली लगती है। इनके अलावा श्रीनिवास दास, तोताराम, केशव भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, अंगिता दस व्यास, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास सभी ने गद्य शैली के विकास में कम से कम उसे विविध विषयों के अभिव्यक्ति में सक्षम बनाया है। अपना महत्वपूर्ण योग देकर तत्कालीन हिंदी गद्य को समृद्ध किया है। शैली विकास की दिशा में इतना वैविध्य और इतनी सजीवता बाद के युग में नहीं देखी जा सकती। इस तरह पूरा आपका जो गद्य साहित्य में द्विवेदी युग है, हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतीय द्वीप के गद्य साहित्य का महत्व और मूल्य असाधारण। इस युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश में साहित्य रचना का जो रूप उभरा, उसमें कहीं कहीं सामंती संस्कारों का अवशेष लक्षित होता है, किंतु वो टूटने के क्रम में रचनागत प्रतिपाद की दृष्टि बहुत बड़ा परिवर्तन था, ये भी उल्लेखनीय है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की दृढ़ता के बावजूद उसके प्रति विरोध का भाव प्रत्येक साहित्यकार के मन में विद्यमान है। देश और समाज के हित की भावना से सभी भावी थे। साहित्य सृजन की दृष्टि से हिंदी गद्य के प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भी हुआ। उपन्यासों में सामाजिक जीवन के स्पंदन का स्वर भी इस युग में सुनाई पड़ता है। सब मिला के भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया। इस युग में न केवल हिंदी गद्य का स्वरूप स्थिर हुआ, वरन शुद्ध साहित्य उपयोगी और व्यवहार उपयोगी रूपों की पूर्ण प्रतिष्ठा भी हुई। इस प्रकार भाषा और साहित्य दोनों जीवन को गति देने में सक्षम हुए। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और प्रचार की गति भी तीव्र हुई, जिससे जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की परंपरा आगे बढ़ी। किंतु ये भी ध्यान रखना होगा कि सारा मंथन सुप्त राष्ट्र के जागरण की भूमिका मात्र है। अभी हिंदी गद्य साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे लेकर हम संसार की उन्नत भाषाओं के सामने खड़े हो पाए। आधुनिक हिंदी साहित्य का ये पहला उत्थान था। इस उत्थान में सबसे मूल्यवान तत्व था साहित्यकारों का अदम्य उत्साह। उनमें हिंदी के प्रति, राष्ट्र और समाज के प्रति अतूट निष्ठा। उन्होंने हंसते हंसते अपने को उत्सर्ग करके हिंदी के विशाल भवन का निर्माण किया, जिसको सजाने संवारने मूल्यवान उपकरणों से अलंकृत करने का कार्य द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने पूरा किया। अब यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग जो है समाप्त हुआ, ये वापस से वो कर दिया गया है। द्विवेदी युग के बाद जो है आपको द्विवेदी युग के आगे का जो है वो देखना है कि क्या क्या है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग में जो अन्य कवि आते हैं, है ना, मैंने वो पिछले क्लास में बताया कि वहाँ पे द्विवेदी युग के कवियों के बारे में यहाँ पे जो समाप्त कर दिया गया, बट ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि द्विवेदी युग के जो कवि है ना, वो यहीं पे अगर देखें तो समाप्त नहीं होते हैं। हम्म
द्विवेदी युग के कवियों में और भी थे, दरअसल वो जो है फ़ाइल सही से आया नहीं था और अचानक ये हमने इन कर दिया था। अभी-अभी द्विवेदी युग में काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो जिस तरीके से हमने नाथूराम शर्मा शंकर जी को देखा और महावीर प्रसाद द्विवेदी को, उसी क्रम में सबसे प्रसिद्ध है कवियों में एक आते हैं अभय सिंह उपाध्याय जी, ये भी द्विवेदी युग के हैं। और हरिओं जी जो है, इनका समय अगर आप देखेंगे तो लगभग वही 1865 से लेके बताया गया है कि 1900, मोटा-मोटा अगर करें तो 1947 तक का इनका समय जो है, समय है हरिओं जी का। और द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के नाते जो है, मतलब सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार ये भी थे। और सबसे बड़ी बात तो है, इन्होंने पुरानी संस्कृति का पुनरुद्धार किया, लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया, उपदेशात्मक वृत्ति। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इन्होंने उर्दू, फारसी और संस्कृत का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। सबसे पहले निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए, उसके बाद एक कानून को हुए और फिर इन्होंने सन 1923 में जो है सरकारी नौकरी से अवकाश भी ग्रहण कर लिया। शेष जीवन साहित्य में समर्पित किया। कुछ समय तक इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक पढ़ाया भी। इनके काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून, चुभते चौपते चोखे चौबते, बोल चाल रस कलश, वैदेही वनवास, इन सब का सन भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो मूल वस्तु है प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास रचना है खड़ी बोली में एक महाकाव्य है, वो भी पहला। क्या है इसमें? राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठा के दिखाया गया है कि कैसे राधा और कृष्ण का प्रेम विश्व से भी विश्व प्रेमी है। हरिओं ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्यत्व की दृष्टि में भी एक सफल ग्रंथ है। इनकी दूसरी रचना उल्लेखनीय है रस कलश। रस कलश ये एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस स्वरूप और रस प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन है। नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन के तहत इन्होंने कुछ मौलिक स्थापनाएं भी की हैं। इनके द्वारा नव निर्धारित नायिकाओं में पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि प्रमुख है। द्विवेदी युगों यानी द्विवेदी युगोत्तर काल में रचित वैदेही वनवास भी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। यद्यपि कथानक की अपेक्षाकृत संक्षिप्त होने के कारण इनमें राम की शक्ति, सौंदर्य और लीला समन्वित चरित्र नहीं उभर सका, फिर भी इनका महत्व अछूत है। अपनी तरुण सरलता में यह काव्य अद्वितीय है। हरिओं जी ने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की। ब्रज में रस कलश की रचना हुई तो प्रिया प्रवास तथा वैदेही वनवास की खड़ी बोली में। इनके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है तो दूसरी ओर संस्कृत के अलंकारिक समस्त पदावली का छटा भी। एक स्थान पर मुहावरों और बोलचाल की शब्दों की जड़ी लुकी हुई है तो दूसरी जगह उन्हें तिलांजलि भी दी गई है। कहीं वर्णनात्मक शैली का अजस प्रवाह है तो कहीं चित्रात्मक का। इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कर्कशता में सरसता का संचार किया। वास्तव में खड़ी बोली को काव्य उपयुक्त बनाने वालों में ये अग्रगण्य है। इन्होंने दोहा, कवि, सवैया आदि के साथ ही संस्कृत के वर्णवृत्तों में काव्य रचना की और इनको सभी में समान रूप से सफलता भी मिली। छंद हो या भाव हो, छंद और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने के इनमें अद्भुत सामर्थ्य है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में स्मरण भी करता है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनको यथोचित सम्मान भी दिया है। नागरिक प्रचारी सभा आरा ने अभिनंदन ग्रंथ प्रदान कर इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। यशोदा का विरह कैसा सहृदय संवेद के साथ इन्होंने उपस्थित किया है। इन पंक्तियों में कि प्रिय पति वो प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनी दी डूबी का सहारा कहाँ है, लाख मुख जिसके मैं आज लो जी सकी, वो हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निज दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, उर पर जिसके सोती मुक्तमाला, वो नवनीली मैं नैनल वाला कहाँ है। उपरोक्त पद्यों में खड़ी बोली का सहज रूप मिलता, किंतु प्रवास में कहीं कहीं उन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। इसी प्रकार चुभते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल मुहावरेदार भाषा में रचित सफल काव्य कृतियां हैं। इसी क्रम में आगे देखिए राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का जिक्र है। पूर्ण जी जो है, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था, वहीं पर बीए तक शिक्षा प्राप्त किया। कुछ दिन वकालत की, कानपुर चले आए। फिर वकालत के अलावा सार्वजनिक कार्यों में भी सोचसाह भाग लेते रहे। संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे राय देवी जी। वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी। व्यावसायिक और सामाजिक क्रियाकलाप में अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी साहित्य के अध्ययन और प्रणयन में दत्तचित। इनकी कविता बड़ी सरस भी है, भावपूर्ण भी है। ब्रज और खड़ी बोली दोनों पर समान अधिकार। इन्होंने श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर ब्रज और तथा देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी में काव्य रचना भी की। प्रकृति सौंदर्य को भी इन्होंने ध्यान दिया। इनकी प्रकृति चित्र बड़े सरल और स्वाभाविक है। जिसे धराधर धावन 1902 में रचना शीर्षक से इन्होंने कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध किया। स्वदेशी कुंडल
10 में देशभक्तिपूर्ण, 42 कुंडलियाँ संग्रहित है, मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है, वसंत वियोग करके रचना है, चींटी मक्खी शहद की सभी खोज कर अन्न करते हैं लघु जन तक निजगृह को संपन्न। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय 1872 से 1937, तो 1872 से 1938 तक का रामचरित उपाध्याय गाजीपुर के रहने वाले। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, बाद में इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली पर भी अच्छा अधिकार किया। पहले प्राचीन विषयों पर ही कविताएं लिखते थे, किंतु आचार्य द्विवेदी के संपर्क में आने पर खड़ी बोली नूतन विषयों में राजभारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र प्रभा आदि कृतियों के अलावा उपाध्याय जी ने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की। कभी तो अथवा राम भक्ति की दिशा से विशेष दृष्टि से विशेष महत्व की रचना न होने पर भी इनके रावण अंगद संवाद प्रवृत्ति कतिपय स्थल बड़े मार्मिक बन पड़े हैं। उपाध्याय जी दिव्यदेव की प्रमुख सूक्तिकार के रूप में है। नीति विषयक इनके पद सूक्त मुक्तावली में संग्रहित है, जो इनके व्यापक अनुभव और लोक व्यवहार ज्ञान के परिचायक हैं। इनके कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं। उपजे यदि सुवंश में खलतउ दुखत कराल, चंदन हो को आग ले जरे देह तत्काल, मानी दीन न हो सके बरुक प्राण दे कोय, बिना बुझे सपने नहीं पावक शीतल होए, अपने तुझ क्षुद्र अतिथि पे करहु न क्रोध, क्यों भांति सोहत नहीं केहरि राहत, केहरि रासक विरोध। ऐसे ही गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। कबीर सोनी कविवर जो स्नेही है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? उन्नाइस जिले के हड़ाह में हुआ था। ये उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदू के साथ साथ उर्दू में अच्छी कविता भी करते। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविता लिखी। खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करने में बड़े माहिर थे। उर्दू बाहों को भी अपने कुशल प्रयोग से इन्होंने प्रयोग में लाया। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहाँ स्नेही उपनाम से लिखते, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को इन्होंने त्रिशूल से लिखा। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए उन्होंने अनेक प्रणय गीत और बलिदान गीत लिखे। पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, कविताओं का प्रणयन किया। काव्य सम्मेलनों में जाते और इन्हें शोकवि कहा जाता। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, तरंग और करुणा कादम्बनी आदि इनकी मुख्य रचनाएं थी। इनकी रचनाओं में अपूर्ण वाग्वैदग्य सब चमत्कार था। एक उदाहरण वे, तू है गगन विस्तृत तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगर मैं एक धारा क्षुद्र हूँ, तू है महानतुल्य तो मैं एक भूत समान हूँ, तू है मनोहर गीत तो मैं उसकी एक तान हूँ। मैथिली शरण गुप्त, इनका समय देखें तो मैथिली शरण जी का समय 1886 से शुरू हो जाता है 1934, 1934 तक क्या कहेंगे इसको, हिंदी वाली गिनती में बड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। यहाँ पे इस तरीके से इसको कहेंगे 64। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त जी का। ये द्विवेदी काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे मैथिली जी। सर्वाधिक, अब बहुत बड़ी बात है, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाला जो वैशोपकारक था उसमें प्रकाशित होता, तो मैं शुरुआत में इनकी रचनाएं। बाद में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो गया और इनकी कविताएं सरस्वती में निकलने लगा। द्विवेदी जी के आदेश और उपदेश तथा स्नेह में प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि इनकी काव्य कला में निखार भी आया और इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग प्रकाशन में आया। प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इनकी ख्याति का मूल आधार था भारत भारती 1912 में। 1912 में आया और भारत भारती ने हिंदी भाषी में जाति और देश के प्रति जो गर्व का भाव किया वो अद्भुत था। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति भी इसी आधार पे हुई थी, क्योंकि गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं अपितु सगुण मूर्ति सर्वेश मानते हुए कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा भूले, फूल तरे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेषवन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी ईश वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। इनके साथ ही उन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण का साकेत है। वास्तव में आधुनिक युग में प्रबंध की विलोपन परंपरा के संरक्षक गुप्त हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंडकाव्यों का प्रणयन किया, परंतु इस विफलता में पृष्ठ पेशर नहीं वरन आधारभूत पृष्ठभूमि का समायोचित विस्तार। इनका चरित्र चित्रण कौशल भी उत्कृष्ट प्रबंध कला का प्रमाण है। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम के 3 नाटक प्राय सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक लिखे, किंतु नाटकों, प्रगीतों और मुक्तकों में ये ऐसी भाव सृष्टि नहीं कर पाए जैसे कि प्रबंध काव्य में। वस्तुतः ये मूलतः प्रबंधकार थे, अन्य साहित्य रूपों में इनकी प्रतिभा को उचित विकास नहीं मिला। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका अन्यतम योगदान था। वास्तव में उसे काव्य उपयुक्त रूप प्रदान करने वाले में ये अग्रगण्य थे। यहाँ तक कि इनकी आरंभिक रचना जयद्रथ वध में भी खड़ी बोली का सरस, मधुर और प्रांजल रूप मिलता है। भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रस्तुता, किंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। कालांतर में आ जाने वाली विकृतियों से इनके साहित्य का सांस्कृतिक पृष्ठाधार एकदम ही मुक्त था। दूसरे, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में आस्था रखने पर भी इन्होंने युग धर्म की कभी उपेक्षा नहीं की।
उत्तर भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में भारत भारती के योगदान को विस्मृत नहीं कर सकते। इनकी बाद की रचनाओं में अगर देखेंगे तो गुप्त जी के प्रमुख काव्य ग्रंथ में जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। तो कौन सी रचना है? जयद्रथ वध 1910 में अगर देखेंगे तो जयद्रथ है, भारत भारती है, पंचवटी है 1925 में, झंकार है 1929, साकेत है 1931, यशोधरा है 32, द्वापर है 36, जय भारत है 52, विष्णुप्रिया है। प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ वध है, वृत्त सिंहार, ये सभी तो है ही। कुछ अनुदित रचनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। द्विवेदी युग में रामनिवेश त्रिपाठी जो है, इनका जन्म बताया गया है कि लगभग 1889 के आसपास 1900 जो है 62 का जन्म जो है इनका, मतलब जन्म किससे लेके निधन तक का पूरा वो बताते हैं आगे। सबसे पहले तो इनका जन्म जिलापुर जौनपुर के तहत कोयरीपुर गांव में हुआ था, जौनपुर में। और वहीं पाठशाला में प्रारंभिक गांव में शिक्षा भी हुई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए वो जौनपुर के एक स्कूल में भर्ती हुए। 9वीं से पर ज्यादा चल नहीं पाया। कविता के प्रति इनके लड़कपन से रुचि देखने को मिली थी त्रिपाठी के। गांव की पाठशाला के प्रधानाचार्य ब्रज में कविता लिखते थे। ये सभी समस्या पूर्ति करने लगे। सरस्वती पत्रिका के प्रभाव स्वरूप एक खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें मिलन था, पथिक था, मानसी था और स्वप्न था। तो मिलन है, पथिक है, मानसी और स्वप्न है, जिनमें आप यहाँ पे देखेंगे तो मिलन 1917 है, 1920 में आपको पथिक, मानसी है, स्वप्न है। इनमें से मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, जो मुख्यतः देशभक्ति, प्रकृति चित्र और नीति निरूपण से जुड़ा है। मिलन, पथिक तथा स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंडकाव्य है। दिनों में व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर देश के सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। इन प्रबंध काव्य में यथास्थान प्रकृति के भी मनोरम चित्र मिलते हैं। कवि होने के साथ साथ त्रिपाठी जी सहित संपादक भी थे। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। लोकगीतों का संग्रह भी इन्होंने बड़ी लगन और परिश्रम से किया तथा इस कार्य के निमित्त इन्हें पर्याप्त पर्यटन करना पड़ा। इनकी काव्य रचना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्बल त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, प्रेम पन प्राण निछावा, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र अमल असीम त्याग से बेसित आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अन्य कवि में देखें तो द्विवेदी युग की काव्य समृद्धि में अन्य कवियों का योगदान भी उल्लेखनीय है। कालक्रमानुसार इनमें प्रमुख है बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, अमीर अली मीर, कामता प्रसाद, गिरधर शर्मा नवरत, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह और मुकुटधर पांडे। यह इनकी काव्य कला का संक्षिप्त विवेचन भी है। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियाना में। ये भारतीय युग द्विवेदी को जोड़ने वाली कड़ी अच्छे कवि, अनुवादक और अपने समय के बहुत कुशल संपादक थे। इनकी कविताएं अस्फुट कविता में संकलित और परिमाण में थोड़ी होने पर भी प्रभावी है। राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। ये बड़े जिंदा दिल तथा विनोदशील होते। तत्कालीन लेखकों से प्राय इनकी नोकझोंक भी चलती रहती थी। लाला भगवान दीन ने खड़ी बोली और ब्रज दोनों में सफलतापूर्वक काव्य रचना की। ये काव्य शास्त्र के पंडित और मध्यकालीन काव्य के मर्मज्ञ थे। इनका जन्म फतेहपुर जिले के बरबर ग्राम में हुआ था। ये हिंदी, उर्दू और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे तथा दीन उपनाम से कविता करते थे। उर्दू बाहुं के प्रयोग में बड़े निपुण थे। इनकी ब्रज की कविताएं तो चिराचित विषयों पर परंपरागत शैली में थी, किंतु खड़ी बोली में इन्होंने ओजस्वी भाषाओं में वीर के चरित्र किए। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन इनका एक अन्य कवि संग्रह भी था। कुछ यहाँ पे उक्तियां भी उद्धृत है। कहो तो आज कह दे, आपकी आंखों को क्या समझे, सीता सिंदूर मृग मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे, अगर इसको न मानो तो बता दे दूसरी उपमा सहित हाला हल मिश्रिता सुंदर सुधा समझे। सैयद अमीर अली मीर, ये कौन थे? द्विवेदी युग में सैयद अमीर अली मीर के बारे में देखें तो इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। सहसों में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अपने चाचा के पास जिला सागर के देवरी ग्राम में रहे। साहित्य के क्षेत्र में इनका प्रवेश समस्या पूर्ति के माध्यम से हुआ। इनके कारण देवरी में मीर मंडल कवि समाज की स्थापना हुई। ये बड़े हिंदी प्रेमी थे और उसे राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक। रामचरितमानस के प्रति इनका विशेष अनुराग था। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी थी। ईश्वर भक्ति और देश प्रेम इनकी कविता के मुख्य विषय। उलाहना, पंचक, अनियोक्ति, शतक इनकी मुख्य काव्य पंक्तियां। कामता प्रसाद गुरु का जन्म भी सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। तो एक तो कहाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, उतना नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान देना कि साहित्य के क्षेत्र में इनका प्रवेश कैसे हुआ, समस्या पूर्ति से। इनके कारण देवरी में मीर मंडल कवि समाज की स्थापना भी हुई। बड़े हिंदी प्रेमी भी थे। राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक थे अमीर अली मीर जी। बाकी रामचरितमानस के प्रति इनका विशेष अनुराग था। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी थी। हिंदी भक्ति और देश प्रेम इनकी कविता का मुख्य विषय। उलाना, पंचक, अनियोक्ति, शतक मुख्य भाषा काव्य कृति। कामता प्रसाद गुरु का जन्म भी सागर में एमपी में हुआ। कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता। इनकी कविता सरल, भावपूर्ण, भौमा सुरवद और विनय पचासा इनकी ब्रज भाषा में लिखे हुए अन्य पद्य ग्रंथ थे। पद्य पुष्पावली नाम से इनकी खड़ी बोली कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। इनकी शिवाजी
इनकी शिवाजी और दासी रानी शीर्षक कविताएं ने अच्छी प्रसिद्धि पाई, किंतु इनकी ख्याति का विशेष कारण इनका व्याकरण ग्रंथ है, जिसे आज भी हिंदी का आदर्श और प्रमाणिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। गिरधर शर्मा नवरत्न। गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म झालरा मार्टन जयपुर में हुआ था। इनका अधिकांश शिक्षा काशी में हुआ। सरस्वती तथा अन्य पद पत्रिकाओं में इनकी कविताएं बराबर छपती रहती। इनकी कविताओं का मुख्य विषय स्वदेश प्रेम था। ये हिंदी के अलावा संस्कृत के भी कवि थे। संस्कृत और बांग्ला से इन्होंने हिंदी में पद अनुवाद भी किया। इनकी मुख्य मौलिक काव्य रचना मातृ वंदना है। रूप नारायण पांडे जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो रूप नारायण पांडे इनका जो जन्म है ये बताया गया है कि भाई 1884 में लखनऊ में हुआ। नागरिक प्रचारक, हिंदू माधुरी आदि कई पत्रिकाओं का उन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया। आरंभ में ये ब्रज में कविता करते थे, किंतु द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इनका काव्य बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण है। पशु पक्षियों तक इनकी सहानुभूति का प्रसार है। इन्होंने संस्कृत तथा बांग्ला काव्यों के अनुवाद में सरस अनुवाद भी किए। पराग तथा वनवैभव इनकी मौलिक कविताओं का संकलन है। द्विवेदी इन कवियों में लोचन प्रसाद पांडे इनको विशेष ख्याति प्राप्त है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के बालापुर गांव में हुआ। हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। नीति उपदेश तथा चरित्रोत्थान इनकी कविता का प्रमुख विषय था। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद पुष्पांजलि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं। अपनी साहित्य सेवा के कारण पांडे जी को काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जो थे और नई पीढ़ी रेवा राज्य में उत्पन्न हुए। खड़ी बोली को परिमार्जित करने और उसे मधुरपूर्ण बनाने वाले में इनका नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने खड़ी बोली में ब्रज के समान सरस मधुर कवि सवैयों की रचना की। इनकी कविता में जीवन के विविध दशाओं के भावपूर्ण चित्र मिलते हैं। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी शिवकवि थे, प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन भी होते। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास भी मिलता है। पूजा फल तथा कानन कुसुम अनेक प्रकाशित काव्य संकलन भी हैं इनके। उपरोक्त काव्य निर्माताओं के अलावा भी अनेक महानुभावों ने द्विवेदी युग में हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि की है, जिनमें लोकमणि, सत्य सरल, रतुड़ी, मनन द्विवेदी, मदनलाल, पुन्नालाल, शिव कुमार त्रिपाठी, पार्वती, तोष कुमारी आदि के नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पे और लोगों के नाम भी दिए गए हैं। माखनलाल जी हैं, पंत है, निराला जी हैं। अब यहाँ पे जितने भी कवि हैं ना, कवियों के नाम के साथ आपको अब दिया है कि ब्रजभाषा काव्य, कि ब्रजभाषा में कौन कौन आता है, पूरा संपूर्ण जानकारी दिया ब्रज के संबंध में। तो एक वीडियो में तो ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि द्विवेदी युग का हमने देखा है। अभी जो है आपको मूल्यांकन दिया है। मूल्यांकन के बाद गद्य की विविध विधाओं में क्या क्या योगदान रहा है वहां तक का दिया हुआ है। तो एक बार बस यहाँ मूल्यांकन तक कर लेते हैं, जिसमें गद्य की अलग अलग विधाएं एक वीडियो और ले आएंगे। ब्रजभाषा काव्य के तहत कहते हैं कि भारतेंदु काल से खड़ी बोली और ब्रज का जो तीव्र विवाद चला रहा था वो द्विवेदी के आरंभ में लगभग समाप्त हो गया। गद्य की सर्व स्वीकृत भाषा खड़ी बोली कविता की भी मुख्य भाषा बन गई। देश काल के अनुसार चलने वाले कवियों ने खड़ी बोली और नौनों भावनाओं को सहर्ष अपनाया। समय का रुख देखकर कुछ ऐसे कवि भी हुए जो आलोच्य काल से पूर्व ब्रजभाषा में अच्छी रचना कर चुके थे और अब खड़ी बोली कविता भी लिखने लगे। ऐसे कवि में श्रीधर पाठक हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक कृत कश्मीर शुभसा, हरिओद का रसकलश ब्रज। इनके अलावा कुछ कवि काल प्रवाह में निर्वेच रहकर प्राचीन परिपाटी की कविता ही लिखते रहे। जगन्नाथ दास रत्नाकर विशेषता और एक सीमा तक सत्यनारायण कविरत्न ऐसे ही कवि हुए। उधर राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा भगवान दीन नवीन शैली की ओर उन्मुख हुए और प्राचीन शैली की कविता भी लिखते रहे। द्विवेदी युगीन ब्रज काव्य प्राय प्राचीनता का अनुवर्तन मात्र है। इस काव्य धारा में प्राय परंपरागत उपाधान ही गृहीत है। चिरातीत चिराचरित विषयों पर चिरभक्त प्राचीन परिपाटी के अनुसार लिखा गया अधिकांश भक्ति श्रृंगार तथा ऋतुवर्णन से आगे प्रस्तुत धारा की काव्य भूमि नहीं बढ़ सकती। भाव, कल्पना और कला की दृष्टि से उस पर प्राचीनता का स्पष्ट छाया। उसका वातावरण निश्चित रूप से मध्यकालीन है। एग्जाम्पल के रूप में देवी प्रसादपुर, जिन्होंने खड़ी बोली में नवीन विषयों को अपनाया। जब ब्रज में कविता लिखने लगे तो पुराना राग अलापने लगे, जैसे चंद्रमुख, हिरन के भूषण, अमन धारे, ये पंक्तियां दिया गया है। इसी प्रकार आप खड़ी बोली में आओगे तो खड़ी बोली में ही वीरों का, उत्साहवर्धक कथाओं के प्रणेता दीन जो है उनका ताजमहल विषयक पद देखिए। केदो बास्कु को अंड खंड कवे परे हो आय चरयु मीनार सुसंपोलन समाज है। सत्यनारायण कविरत्न की कविता पर यत्किंचित युग चेतना का भी प्रभाव है। भ्रमरदूत की यशोदा कहती हैं, नारी शिक्षा निर्धारित है, जो लोग अनारी तू स्वदेश और नाति प्रचंड पातक है अधिकारी। सब मिली पूजे भारत माई, बंदो भारत मुँह महतारी, आधो
अधिक पदों में उन्होंने राष्ट्रीय उद्गार प्रकट किए तथा भक्तिपरक पदों में कहीं कहीं देश की दुर्दशा का भी उल्लेख किया है। किंतु ऐसे स्थल विरल है जो अन्य ब्रजभाषा कवियों की रचनाओं में तो ये और भी कम है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि रत्नाकर तो युगीन भावनाओं से सर्वथा अप्रभावित ही रहे। श्रीधर पाठक आदि दो एक कवियों ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण भी किया हुआ है। काल प्रवाह की चिंता न कर आधुनिक युग में भी कथ्य और कथन शैली दोनों ही दृष्टियों से मध्यकालीन आदर्शों को स्वीकार करने वाले कवियों में रत्नाकर जी हैं। इनके पूर्वज हरियाणा के प्रसिद्ध नगर पानीपत के निकट सफीदो नामक कस्बे के निवासी भी थे, जो कई पीढ़ी पहले काशी में आ बसे थे। रत्नाकर जी ने बीए तक शिक्षा पाई, आगे फारसी में एमए भी करना चाहते थे, किंतु कुछ कारणों से ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। कुछ दिनों ये आवागढ़ रियासत में कोषाधिकारी रहे और फिर अयोध्या नरेश के निजी सचिव भी रहे। रत्नाकर जी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंतरंग हिंदी कविता के प्रेमी तथा उर्दू फारसी के विद्वान थे, अतः इनके घर पे कवि गोष्ठियां भी हुआ करती थी। यही से इनमें साहित्य अनुराग उत्पन्न हुआ और ये स्वयं भी कविता करने लगे। आरंभ में तो ये जकी उपनाम से लिखते थे, बाद में हिंदी कविता, साहित्य, संस्कृति, धर्म और दर्शन में रत्नाकर जी की विशेष रुचि थी। ब्रजभाषा काव्य की आदर्श थे और संगीत, आयुर्वेद, ज्योतिषी, पुरातत्व आदि की भी इन्हें अच्छी जानकारी थे। ये उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बांग्ला भाषाओं के ज्ञाता तथा ब्रजभाषा के मर्मज्ञ थे। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ब्रजभाषा के तत्कालीन अन्य कवियों ने जहाँ पूर्ववर्ती काव्य की प्राय एक ही प्रवृत्ति को ग्रहण किया, वहाँ इन्होंने भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है, वीरता संबंधी रीति परिपाटी की कविताएं लिखी। भावों की रमणीयता के साथ साथ इनके काव्य में शैलीगत अलंकार भी है, किंतु ये अलंकरण कहीं भी रसास्वादन में व्याघात उत्पन्न नहीं करता। रत्नाकर जैसी अनूठी सूझ, उक्ति वैचित तथा चित्रोपम शैली भी बहुत कम कवियों में देखने को मिली। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष है। उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र इंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इनके द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर बिहारी के सही का विद्वता पूर्वक टीका सहित प्रमाणिक संस्करण है। इनके अलावा कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, अमीरहट इनका भी है, जिक्र किया गया है। अब एक कवि यहाँ पे सत्यनारायण कविरत्न का जिक्र किया गया है कि 1880 में जन्मे। इनका जन्म अलीगढ़ के सराय नामक गांव में हुआ। बाल्यावस्था में माता पिता के स्नेह से वंचित रहे। ताजगंज आगरा के बाबा रघुवर दास ने इनका पालन पोषण किया। फिर 1910 में इन्होंने सेठ जॉबर्स कॉलेज आगरा से बीए की, किंतु असफल रही। क्रमिक शिक्षा वहीं छूट गई। कविरत्न निजी छात्रावस्था से ही ब्रज में कविताएं करने लगे। आरंभ में परंपरागत ढंग से विनय पद तथा समस्या पूर्ति लिखते थे, बाद में प्रौढ़ रचनाओं में भक्त तथा देश प्रेमी कवि के रूप में सामने आए। इनकी कविता अत्यंत भावुकतापूर्ण एवं निराडंबर है। प्रकृति का भी इन्होंने बड़ा मनोहारी चित्रण किया। इन्होंने सहज मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग किया। इनके भक्ति परक पद किसी भी भक्त कवि से कम द्रवणशील नहीं है। यहाँ पे दिया गया है, जे तजी मातृभूमि शो ममता होत प्रवासी, तीन विदेशी तंग करत है ते विविधा खासी। कविरत्न जी की कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से भी प्रकाशित हुआ। इसमें संग्रहित प्रेम कली यौम भ्रमरदूत शीर्षक दो रचनाओं ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। भ्रमरदूत में राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशियस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। और इस तरीके से आप देखेंगे तो इन कवियों के अलावा शिव संपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ जी भानु के नाम से द्विवेदी कालीन ब्रजभाषा कवियों के रूप में उल्लेखनीय है। अब द्विवेदियों की देखिए कविता जो थी वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है ना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा की कविता युग की राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता से ऊपर उठकर ये बहुत ही व्यापक धरातल को मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान देने की बात करती है। तो वो लोगों के अंदर उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बल भरना था, ये काम करना था, ये काम कर रहा था द्विवेदी युग का कविता। उन्होंने उसके शुभ पक्षों को प्रोत्साहित किया, अशुभ पक्षों को तिरस्कृत किया। जहां उन्होंने सामाजिक कुरीति, धार्मिक आडंबर, निरर्थक रूढ़ियों पर जोरदार प्रहार किया। इसलिए इस युग की कविता का सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल है। उसी में इसकी शक्ति निहित है। प्रस्तुत युग में एक नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण गृहीत हुआ है। सामान्य मानव के गौरव की प्रतिष्ठा पहली बार इस युग में हुई। महिमा मंडित ही नहीं, क्षुद्र और तुक्ष भी काव्य का विषय बना। द्विवेदी युग में काव्य भूमि का अद्भुत विस्तार हुआ। सब विषय काव्य उपयुक्त हो सकते थे। अपना अपना मत प्रकाशन करने की सबको स्वतंत्रता है। इस प्रकार के मत का प्रचार तो भारतेंदु काल में हो ही गया था, परंतु फिर भी भारतेंदु कालीन कविता के विषय सीमित ही रहे। इस युग में आकर ही उपयुक्त मत व्यवहार में परिणत हुआ। महान कथाओं और आदर्श चरित्रों के साथ साथ न जाने कितने छोटे छोटे नगण्य और काव्य क्षेत्र के लिए अपरिचित प्रसंग काव्य विषय के रूप में गृहीत हुए। आचार्य द्विवेदी के अथक प्रयत्नों एवं सफल दिशा निर्देशन के फलस्वरूप गद्य और पद्य की भाषा का एकीकरण भी इस युग में हुआ।
बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली ही काव्य की मुख्य विषय बन पाई। द्विवेदी युग के आरंभ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और अस्थिर स्वरूप थी, किंतु धीरे-धीरे उसका स्वरूप अच्छा होता गया। ये व्याकरणिक रूप से जो अशुद्धियाँ थी उनको दूर करते गए। इनके काम में हिंदी की नहीं संस्कृत और उर्दू के भी अनेक छंद थे। ब्रज के चिर व्यवहार थे। कविता और सवैया में भी सुष्ठु रचना हुई। भाव, भाषा और छंद में ही नहीं, काव्य रूप के क्षेत्र में भी एक रूपता मिलती गई। प्रस्तुत काल में महाकाव्य, खंडकाव्य, लघु पद्य कथा, मुक्तक, प्रबंध मुक्तक आदि त्रिविध काव्य विधाओं में प्रचुर रचना भी हुई। सामान्य द्विवेदी युगीन काव्य को निरशित, वृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। एक सीमा तक ये बात ठीक भी है। नए नए काव्य विषयों पर और अपरिमार्जित भाषा को स्वीकार करने के कारण आरंभ के कुछ वर्षों तक प्रयोग की स्थितियां बनी रही। प्रयोगकालीन कविताओं में निश्चय ही भाव प्रवणता का अभाव रहा, किंतु ये भी निश्चित है कि धीरे-धीरे में इसमें मधुरता, सरसता और भावपूर्णता आती चली गई। प्रिय प्रवास, साकेत, जयदत्त मिलन आदि रम्य भावपूर्ण रचनाएं तथा भारत भारती, वीर पंचरत्न प्रभृति ओजपूर्ण कृतियां भी इस युग की देन है। समग्रता द्विवेदी युगीन काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरूक सुधार एवं उच्च आदर्श का काव्य है। इसमें विषयगत अपार वैविध्य एवं व्यापकत्व मिलता है। इस युग में सभी काव्य रूपों का सफल प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय भी इसी कालखंड को जाता है। छंद के क्षेत्र में जो वैविध्य इस युग में मिलता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि इस युग की अधिकांश कविता में अपेक्षित गहराई नहीं है, कलात्मकता, समृद्धि भी नहीं, किंतु राष्ट्र के उद्बोधन और जागरण, सुधार और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अद्भुत सामर्थ्य एवं खड़ी बोली के स्वरूप निर्माण और संस्कार के कारण हिंदी काव्य के इतिहास में द्विवेदी युग का अवमूल्यन नहीं हो सकता। अब यहाँ से इसके द्विवेदी युग में कौन कौन से गद्य साहित्य लिखे हैं उनके संबंध में सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, है ना, एक एक विधाओं पे। तो एक वीडियो इस पे और आएगा तो ही द्विवेदी युग आपका समाप्त हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।